कि बंगाल का विभाजन किया गया और बंगाल के लोग चाह रहे थे कि नहीं, अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ विद्रोह प्रदर्शन करना है हमें। तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और बोला गया कि हम लोग ब्रिटिश वस्तुएं जो है उनका उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि बहिष्कार करेंगे उनका। अब पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में काम करे लाला लाजपत राय, तो स्वदेशी उत्पादन का उन्होंने प्रयास किया और पंजाब के आसपास की जो जनता है उसको लामबंद किया स्वदेशी आंदोलन के लिए। इसमें महिलाओं की भूमिका भी काफी ज्यादा देखी गई कपड़ों की होली जलाने में। अब 1905 में ऐसा होता है कि इस आंदोलन को किस पद्धति के माध्यम से चलाया जाए और इस आंदोलन का प्रचार भारत के अन्य क्षेत्रों में होना चाहिए नहीं चाहिए, इसको लेके उदारवादी और उग्रवादी जो नेता रहते हैं उनके बीच में विरोध शुरू हो जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम गीत लिखा था वो इस आंदोलन के दौरान एकता का एक बड़ा माध्यम। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आमार सोनाल बंगला लिखा गया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना। तो कहीं ना कहीं भारतीयों को ये समझ में आया कि सांप्रदायिक आधार पर ब्रिटिश तो हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें एकजुट होकर रहना होगा आने वाले भविष्य में। 1905 में बंगाल का विभाजन एक ऐसा मोड़ था जिसने भारतीय समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इस घटना के बाद देश भर में फैला स्वदेशी आंदोलन, जिसने आज़ादी की राह में एक नई चेतना जोड़ दी। तो आज चर्चा होगी इन्हीं घटनाओं पर। विजन आईएएस के एक और संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजन आईएएस के एक्सपर्ट फैकल्टी जितेंद्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? क्या ये कोई प्रशासनिक फैसला था या फिर ब्रिटिश सरकार की कोई खास रणनीति थी? जी मैम, अगर हम लोग बात करें बंगाल विभाजन के कारणों के पीछे, तो देखिए होता क्या है कि कर्जन उस टाइम पे भारत के वाइसराय रहते हैं और एक वो ये बोलते हैं कि बंगाल जो है शासन के हिसाब से एक बहुत बड़ा राज्य है। बहुत बड़ा राज्य मतलब अभी वर्तमान में देखा जाए तो पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब उस टाइम के बंगाल में शामिल थे। जी। तो ये बोलते हैं कि बंगाल एक प्रशासनिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत बड़ा राज्य है और हम इसको मैनेज नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से यहाँ पे लूटपाट की घटनाएं होती है और कानून व्यवस्था मैनेज नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से यहाँ। तो इसलिए हमें बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा, ऐसा कर्जन 1903 के आसपास बोलता है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था करनी, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। सरकारी कारण जो है कर्जन जो दे रहा वो ये है, परंतु वास्तविक कारण क्या है? वास्तविक कारण ये है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि बंगाल जो है, सबसे पहले ब्रिटिश शासन की स्थापना वहाँ हो रही है, तो बंगाल में पुनर्जागरण आ रहा है, बंगाल में चेतना आ रही है। तो बंगाल भारत में एक राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन का या राष्ट्रीय गतिविधियों का। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो है वो उसको कमज़ोर करना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से जो भारतीय, क्योंकि बंगाली राष्ट्रीयता जो थी उस टाइम पे वो भारत की जो राष्ट्रीयता है उसको प्रभावित कर रही थी। तो उनको ये था कि बंगाली अभिजात्य वर्ग जो है, जो बंगाल में राष्ट्रीय था या राष्ट्रीय आंदोलन को फैलाने का प्रयास कर रहा है, उसको हमें कमज़ोर करना है। ये उनका प्रमुख लक्ष्य था। साथ साथ में एक उनका लक्ष्य और ये था क्या कि फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से भारत में अपने शासन को बनाए रखना। वो कैसे था कि बंगाल का विभाजन उन्होंने इस प्रकार से किया। देखिए उस टाइम पे जनता ये चाह रही थी कि अगर बंगाल का विभाजन भी हो तो बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया जाए और एक बंगाल एक अलग स्टेट के रूप में। परंतु विभाजन इस तरह से किया गया कि जो भारत के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर, कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर एक दूसरे को तनाव को बढ़ावा दिया सके। वो कैसे कि जो बंगाल का विभाजन किया गया तो पश्चिमी बंगाल जो था उसमें क्या क्या शामिल था, वर्तमान का पश्चिमी बंगाल प्लस बिहार और उड़ीसा। पूर्वी बंगाल जो था उसमें क्या क्या था, ढाका, राजशाही और चिटगांव, जो वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसमें ये सारे के सारे शामिल है। तो पश्चिमी बंगाल में तो क्या किया गया कि हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा थी, मतलब हिंदी भाषी बोलने वालों की, और बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या कम थी। तो यहाँ पे तो इन लोगों ने क्या किया, कर्जन ने, कि भाषाई विवाद फैलाया। अब पूर्वी बंगाल में क्या किया कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी, हिंदुओं की संख्या कम थी। तो वहाँ कहीं ना कहीं संप्रदाय के आधार पर तनाव बढ़ाने का प्रयास किया। तो जो बंगाल का विभाजन किया गया ये ब्रिटिश शासन ने एक अपनी रणनीति के तहत किया कि हमें बंगाल का विभाजन करना है क्योंकि बंगाल एक राष्ट्रीय गतिविधियों का उस टाइम पे भारत में केंद्र बन रहा है। तो
ये ब्रिटिश की रणनीति इसके पीछे काम कर रही है और उनका लक्ष्य वही है। उपनिवेश है भारत ब्रिटिश का, तो उपनिवेश से अधिक संसाधन जो है, आर्थिक संसाधन उनको प्राप्त करना है। तो ये मुख्य कारण थे बंगाल विभाजन। तो मुझे अब आपसे ये जानना है कि बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन जी। आपस में कैसे संबंधित थे? जी मैम, जैसे कि बंगाल विभाजन के बारे में मैंने हल्का सा बताया कि कर्जन ने इसकी घोषणा करी पहले कि हम बंगाल विभाजन लागू करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। 1903 में इसकी बात करी गई और बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। जी। अब जैसे ही बंगाल विभाजन लागू होता है तो बंगाल के जो लोग हैं वो इसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं जी। कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा घटना है ना, बंगाल का विभाजन आप लोगों ने कर दिया। और लोग स्वतः ही रूप से अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, एक दूसरे के गले लगाते हैं, एक दूसरे को राखियाँ बांधते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। वो बताते हैं कि आपने जो जिस आधार पर हमारा बंगाल का विभाजन किया है, हम एक एकता प्रदर्शित कर रहे हैं उसके लिए। आगे ये होता है कि जैसे ही 1903 के आसपास, पहले कर्जन जब बोल रहा है, तो कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1905 में बनारस में, जिसके अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। जो विभाजन लागू होने से जस्ट पहले था, 16 अक्टूबर से जस्ट पहले, तो उसमें ये बात की गई कि हम जो बंगाल का विभाजन किया जा रहा है इसका विरोध करेंगे और हमारी जो स्वदेशी वस्तुएं हैं या आत्मनिर्भरता है उनको बढ़ावा देंगे हम लोग आगे जाके। तो जैसे ही बंगाल विभाजन लागू हुआ, स्वतः स्फूर्त रूप से भारत में एक स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। और स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, उसका लक्ष्य क्या है? देखिए, वो शुरू हुआ तो इसकी वजह से कि बंगाल का विभाजन किया गया और बंगाल के लोग चाह रहे थे कि नहीं, अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ विद्रोह प्रदर्शन करना है हमें। तो उसकी परिणति स्वदेशी आंदोलन के रूप में देखने लगी। परंतु स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य क्या रखा गया? उसका लक्ष्य रखा गया कि जो ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत में है, उसके जितने भी संस्थान हैं, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, न्यायपालिका हो गई, सबका हम लोग बहिष्कार करेंगे। उपाधियों का बहिष्कार करेंगे जो ब्रिटिश शासन जो भी दे रहा है। साथ-साथ में ये बोला गया कि जो ब्रिटिश से आने वाली वस्तुएं हैं भारत में, उसमें वस्त्र एक प्रमुख था। तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और बोला गया कि हम लोग ब्रिटिश वस्तुएं जो है उनका उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि बहिष्कार करेंगे उनका। अगली जो इसमें बात की गई वो ये की गई कि हम लोग आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करेंगे। अब ब्रिटिश वस्तुओं को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनका बहिष्कार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं फिर हमें स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की डिमांड तो है ही सही। तो जो ये आंदोलन था, स्वदेशी मूवमेंट, ये कहीं न कहीं बंगाल विभाजन को लेके शुरू हुआ था, परंतु इसके उद्देश्य बंगाल विभाजन से इतर भी थे। जैसे कि वही ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना है और भारत में स्वदेशी को बढ़ावा देना। तो संबंध था दोनों में, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन। तो सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्वदेशी आंदोलन में किस-किस नेता की क्या भूमिका रही और जन-जन तक ये आंदोलन पहुँचाने के लिए किन-किन तरीकों का उपयोग किया गया? जी हाँ। अगर हम लोग जिससे बात करें, ये आंदोलन शुरू हो रहा है बंगाल विभाजन को लेके और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में शुरू हो रहा है, परंतु धीरे-धीरे ये आंदोलन भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैल जाता है। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नेता जो हैं इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे कि विपिन चंद्र पाल की बात करें, जो कि बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में हैं, और वो कैसे कर रहे हैं? पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं कि ब्रिटिश शासन का हमें विरोध करना है। साथ-साथ में वो ये बोल रहे हैं कि हमें स्वदेशी वस्तुएँ जो है उनका उपयोग करना है, इसके लिए जागरूकता फैला रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं विपिन चंद्र पाल जो हैं वो जनता को जागरूक करने का और जनता की लामबंदी का प्रयास कर रहे हैं। अब एक नेता है महत्वपूर्ण, बाल गंगाधर तिलक। वो कहाँ काम कर रहे हैं? वो बॉम्बे और पुणे के आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वो सांस्कृतिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जनता को इकट्ठा करने के लिए। जैसे कि शिवाजी महोत्सव का आयोजन करते हैं, गणेश महोत्सव का आयोजन करते हैं, ताकि जनता एकत्रित हो सके और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके भारत में जो चल रहा है, और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जा सके। लाला लाजपत राय तो पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इससे पहले तिलक का एक योगदान और बताता हूँ। तिलक ने अपनी जो पत्र-पत्रिकाएँ चलती थी, उनकी 2 पत्र-पत्रिकाएँ चलती थी, मराठा और केसरी। उसके माध्यम से भी उन्होंने जागरूकता का प्रयास किया। उसमें बहुत सारे लेख लिखे उन्होंने कि हमें स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना है और ब्रिटिश की वस्तुओं का बहिष्कार करना है। अब पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने भी यही किया कि स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया। जब स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा, तभी हम ब्रिटिश वस्तुओं को जो बहिष्कार कर रहे हैं, वो सफल हो पाएगा। क्योंकि जब भारतीय जनता की डिमांड तो है ही सही वस्तुओं की, तो स्वदेशी उत्पादन का उन्होंने प्रयास किया और पंजाब के आसपास की जो जनता है उसको लामबंद किया स्वदेशी आंदोलन के लिए। साउथ के क्षेत्र में चिदम्बरम पिल्लई जो है, एक वो काम कर रहे हैं। चिदम्बरम ने काम ये किया कि
दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन को प्रसिद्ध किया और वो भी बात वही कर रहे हैं कि जनता को लामबंद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है हमारे यहाँ पे जो बन रही है, साथ साथ में जो ब्रिटिश की वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना है। तो ये काफ़ी सारे जो नेता हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब इनके कुछ कॉमन तरीकों की बात करें कि जिसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन में जनता की भागीदारी बढ़ सके, तो वो यही है कि एक तो ब्रिटिश वस्तुओं की होली जलाई जा रही जगह जगह, कपड़े आ रहे हैं ब्रिटिश से कहीं से आ रहे हैं तो उनकी होली जलाई जा रही है। इसमें महिलाओं की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई कपड़ों की होली जलाने में, वो किया जा रहा है। सांस्कृतिक चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, सांस्कृतिक समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, नृत्य, नाटक, संगीत इत्यादि के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और वहाँ उनको बुला के बोला जा रहा है कि आप स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कीजिए, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। सभाएं आयोजित किया जा रही है ना? जगह जगह पे हड़ताल किए जा रही है, सभा कर रहे हैं नेता और सभाओं में वही भाषण दे रहे हैं कि क्यों हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है, क्यों ब्रिटिश की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। हड़ताल आयोजित की जाती है कि किसी एरिया में जैसे हो गया कि उस फैक्ट्री में जैसे कि ब्रिटिश का कुछ उत्पादन हो रहा है, तो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने उस फैक्ट्री में जैसे हड़ताल आयोजित कर दे, तो हड़तालों का आयोजन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जनता की लामबंदी का प्रयास किया जा रहा है। उसमें यही है, एक तो सांस्कृतिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है, स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किया जा रहा है, साथ साथ में सभाएं और हड़तालें आयोजित की जा रही तो जैसा कि अभी हमने नेताओं की बात करी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस आंदोलन में कांग्रेस की क्या भागीदारी रही और इस दौरान के कांग्रेस में कुछ मतभेद भी देखे गए? है। जी मैम, अगर कांग्रेस की भागीदारी की बात करें इस आंदोलन में, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के आसपास। जी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो शुरुआत में जो कांग्रेस का चरण रहता है, वो उदारवादी चरण रहता है और उदारवादी चरण में नेताओं की भूमिका ये थी उनकी कि ब्रिटिश शासन को प्रार्थना पत्र देना है, याचिका देनी है, स्मरण पत्र देना है। उसके माध्यम से वो प्रयास कर रहे थे कि भारत में सुधार हो या भारत में जो ब्रिटिश शासन है, वो भारतीयों की भलाई के लिए काम करे। तो जैसे ही 1903 के आसपास कर्जन घोषणा करता है इसकी बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन की घोषणा करता है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, वो इसका विरोध करते हैं वहाँ पे कि नहीं, बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। ऐसे आगे चल के 1903 से लेकर 1905 तक उदारवादी काम कर रहे हैं, वो ब्रिटिश को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि आप बंगाल का विभाजन मत कीजिए, याचिका लगा रहे हैं उनके सामने, मतलब ब्रिटिश नेताओं से मिल रहे हैं या ब्रिटिश अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए आपको बंगाल का विभाजन। फिर 1905 में ऐसा होता है कि बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और वहाँ पे फिर बात करी जाती है कि नहीं यार, अब कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन करके ही रहेंगे, तो हमें इसका मुकाबला कैसे करना है। तो वहाँ पे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, बंगाल विभाजन को विरोध में प्रस्ताव पारित किया जाता है, साथ साथ में बोला जाता है कि स्वदेशी को हमें बढ़ावा देना है, ठीक है, और आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है आगे जाके। अब 1905 में ऐसा होता है कि इस आंदोलन को किस पद्धति के माध्यम से चलाया जाए और इस आंदोलन का प्रचार भारत के अन्य क्षेत्रों में होना चाहिए नहीं चाहिए, इसको लेके उदारवादी और उग्रवादी जो नेता रहते हैं उनके बीच में विरोध शुरू हो जाता है। वो विरोध इस वजह से शुरू हो जाता है कि उग्रवादी नेता ये चाह रहे थे कि इस आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल में ना हो, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी हो, और उदारवादी बोल रहे थे कि नहीं, ये बंगाल विभाजन के खिलाफ हमने शुरू किया तो बंगाल तक ही रहे। अब पद्धतियों को चला के लेके भी उनके बीच मतभेद था। उदारवादी बोल रहे हैं कि नहीं, याचिका, प्रार्थना पत्र, इसके माध्यम से संवैधानिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जबकि उग्रवादी ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम हड़ताल आयोजित करेंगे, बंद आयोजित करेंगे, जेल भरेंगे, ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करेंगे, इस तरीके के तरीके अपनाएंगे। तो 1906 तक आते आते ये मतभेद और बढ़ जाते हैं। 1906 में कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता था वो हर साल चुना जाता था। तो 1906 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पे ये मुद्दा वापस से उठा और अध्यक्ष पद को लेके भी दोनों में विरोध था और साथ साथ में आंदोलन को चलाने की पद्धति को भी लेके। तो अध्यक्ष तो खैर उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया, परंतु उग्रवादियों की कुछ मांगों को पूरा करने के लिए कुछ प्रस्ताव पारित किए गए, जैसे कि बहिष्कार की अनुमति दी गई कि बहिष्कार कर सकते हो, स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात करी गई, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करी, स्वशासन को लेके ये 4 प्रस्ताव उस टाइम पारित किए गए ताकि जो उग्रवादी है वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाए इस आंदोलन को लेकर। फिर बात नहीं बनती है, वापस से उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच में मतभेद चले आ रहे हैं। फिर अगले साल 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रासबिहारी बोस। अब यहाँ पे मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं
कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस से उग्रवादियों को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक जो आंदोलन की पद्धतियों को लेके या फिर आंदोलन का विस्तार कहाँ होगा, उसको लेके लेके कांग्रेस जैसे आज से आगे बढ़ रही थी, तो 1907 में जाके कांग्रेस का एक विभाजन के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था और कांग्रेस के अंदर खुद विभाजन हो गया था, ठीक है। तो अब स्वदेशी मूवमेंट में कैसे इनकी भूमिका रह रही है, 1903 से लेके 5 तक तो उदारवादी, 5 से लेके 7 तक उग्रवादियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही। फिर 1907 के बाद तो उग्रवादियों को बाहर ही कर दिया, तो फिर ये आंदोलन वापस से एक तरह से शिथिल पड़ जाता है। परंतु कांग्रेस ने इस आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी और कांग्रेस का स्थानीय स्तर पे एक तरह से ठीक-ठाक तरीके से संगठन बन गया था। तो कांग्रेस ने इस आंदोलन को संस्थागत तरीके से चलाने के लिए प्रयास किया काफ़ी और जनता को लामबंद किया। तो सर, इस आंदोलन में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को क्या भूमिका रही? जी मैम, अगर भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें एक तो छात्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना है, तो छात्र हमेशा आगे रहेंगे, तो छात्रों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ-साथ में महिलाएँ जो हैं, वो पहली एक्चुअली जैसे ये स्वदेशी मूवमेंट जो है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पहला जन आंदोलन है। तो इसमें विभिन्न वर्गों की भागी छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ-साथ में महिलाओं की भूमिका है। महिला पहली बार अपने घर से बाहर निकल के किसी राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही है। किसानों की भूमिका की अगर हम लोग बात करें, तो किसानों की भूमिका कहीं न कहीं इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। केवल बारीसाल नामक एक जगह, जहाँ पे किसानों की भूमिका देखी गई और उसके लिए अश्विनी कुमार दत्त जो है, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। दूसरा अगर हम लोग बात करें, तो मैक्सिमम मुस्लिम वर्ग की भागीदारी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। हालाँकि कुछ मुस्लिम नेता हैं और कुछ एक मुस्लिम का एक छोटा वर्ग है उस आंदोलन में भागीदारी कर रहा था। परंतु अधिकांशतः मुस्लिमों ने ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, उनके नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का विरोध ही किया। तो आंदोलन तो एक तरह से इसको बोला था कि अच्छे खासे स्तर पे था, भारतीय सभी वर्गों की भागीदारी भी थी, महिलाओं की, श्रमिकों की, किसानों की भी थी, परंतु कुछ लिमिटेशन भी इसकी देखने को मिलती है। तो सर, स्वदेशी आंदोलन क्या सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा था या फिर इसमें कला, साहित्य और संस्कृति की भी कोई भूमिका थी? देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ है, इसने राजनीति को तो प्रभावित किया ही किया। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बंगाल विभाजन के विरोध में ही शुरू हुआ था। परंतु इसने भारतीय कला, संस्कृति, भारत के उद्योग धंधे, भारत की शिक्षा, सभी को लेके कुछ न कुछ उस टाइम पे काम हुआ और सभी पे प्रभाव हुआ। जैसे कि एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कला और संस्कृति की ही बात करते हैं। देखिए, कला के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम हो रहा है, कला में भी साहित्य की हम सबसे पहले बात करते हैं। साहित्य क्या था? तो साहित्य के क्षेत्र में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करी जाए, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम गीत लिखा था, वो इस आंदोलन के दौरान एकता का एक बड़ा माध्यम हुआ। जैसे कि जनता आंदोलन कर रही है, सड़कों पे घूम रही है, तो ये राष्ट्रीय गीत गाते हुए जा रहे हैं। राष्ट्रीय गीत तो खैर बाद में बन रहा है ये, परंतु उस टाइम पे बंगाल में इसको व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिल रही है। इसी आंदोलन के दौरान रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आमार सोनाल बांग्ला लिखा गया, जो कि आगे जाके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना। ठीक है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिल रही है। कला के क्षेत्र में अविंद्रनाथ टैगोर है, उनका एक बड़ा नाम आता है। अविंद्रनाथ टैगोर ने ये बोला कि हमें ब्रिटिश जो कला है, चित्रकला, अब उसको ध्यान नहीं रखना है। उन्होंने क्या किया कि अजंता, एलोरा, मुगल या फिर जो राजपूत चित्रकला है, वहाँ से प्रेरणा प्राप्त करी और फिर एक नई चित्रकला शैली का विकास किया। उन्होंने एक स्कूल की भी स्थापना की, जिसने ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से शायद उसको जाना जाता है। उस स्कूल की भी स्थापना करी, जिसमें आगे जाके कला के क्षेत्र में बंगाल में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ कि स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया कि हमें ब्रिटिश शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें स्वदेशी जो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप है, उस शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो बंगाल में एक डॉन सोसाइटी थी, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। आगे जाके एक बंगाल में नेशनल कॉलेज की भी स्थापना हुई, जिसके प्रथम प्राचार्य जो अरविंदो घोष थे। उसने भी भारत में या फिर बंगाल में स्वदेशी शिक्षा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आगे जाके 1906 के आसपास भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ये बोल रही है कि हमें भारत की आवश्यकताओं के अनुसार साहित्य की हो गई या विज्ञान की हो गई या तकनीकी शिक्षा है, उसको भारत में बढ़ावा देना है। एक फंड की भी स्थापना की गई ताकि भारत के जो लोग हैं या भारत के जो छात्र हैं, उनको विदेशों में अगर उनको पढ़ाई करने जाना है, तो उस फंड के माध्यम से उनको फंडिंग प्रदान की जा सके। तो ये हमने देखा शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य और कला के क्षेत्र में। अब
उद्योगों के क्षेत्र में भी इसमें काम किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, तो हमें स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो जो भारत का जो वस्त्र उद्योग है, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई इस दौरान में। जैसे प्रफुल्ल चंद्र राय एक महत्वपूर्ण नाम आता है, जिन्होंने बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल की स्थापना करी बंगाल में। तो उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो इस आंदोलन के प्रभावों की अगर हम लोग बात करें, तो केवल राजनीति तक सीमित नहीं थे। इसके प्रभाव भारत की कला, संस्कृति, शिक्षा, उद्योग सब पे एक तरह से देखा जाता है। तो सर, इस आंदोलन के असफल होने के क्या कारण रहे? जी, हम अगर इस आंदोलन के असफल होने के मैं कारणों की बात करूं, वैसे देखिए भारत का प्रथम एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें सभी वर्गों की लगभग भागीदारी देखी जाती है। तो ये आंदोलन असफल हो गया। मतलब ये आंदोलन उद्देश्य लेके चला था कि हमें बंगाल विभाजन को रद्द कराना है। राजनीतिक रूप से इसका उद्देश्य था बंगाल विभाजन को रद्द कराना है या फिर ब्रिटिश का बहिष्कार करना है। तो कहीं न कहीं तात्कालिक रूप से बंगाल विभाजन रद्द नहीं हुआ। ऊपर से कांग्रेस का और विभाजन हो गया। तो ये आंदोलन अपने जो उद्देश्य लेके चला था उसमें सफल नहीं रहा। अब असफलता के क्या कारण रहे? देखिए, एक तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या है, ब्रिटिश शासन है। तो अगर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो ब्रिटिश शासन के द्वारा दमन किया जा रहा है। अगर भारतीय लोग पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कुछ ले रहे हैं, तो वो सेंसरशिप के माध्यम से उस पे प्रतिबंध लगा दे रहे हैं। कोई अगर किसी मूवमेंट में शामिल होने जा रहा है, किसी हड़ताल में शामिल होने जा रहा है, उस पे जुर्माना लगा दिया जा रहा है। तो ब्रिटिश शासन ने दमन का सहारा लिया इस आंदोलन को दबाने के लिए। अभी जैसे मैंने वापस से बोला कि कांग्रेस जो है 1907 में सूरत के अधिवेशन के तहत कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो कांग्रेस फिर 1907 के बाद इस आंदोलन को बहुत अच्छे से नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाई। तो एक भी कमी रही। कांग्रेस के साथ साथ इसमें एक आंदोलन में देखा जाता है कि किसी भी आंदोलन को बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए संस्थागत रूप से समितियां होनी चाहिए, अलग अलग संगठन होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक संगठनात्मक कमी भी इस आंदोलन के दौरान देखी गई, जिसकी वजह से आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। आगे जाके जैसे हम देखते हैं, गांधी जी प्रॉपर तरीके से संगठन खड़ा करते हैं और लंबे समय तक आंदोलनों को चलाते हैं। और अगर मैं बात करूं इस आंदोलन की कमी की, तो बहुसंख्यक किसान वर्ग जो था उसकी भागीदारी इसमें नहीं है। केवल जैसे मैंने अभी बताया था, बारीसाल नामक जो इलाका है, वहीं पे किसान भागीदारी कर रहे हैं। तो भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग है किसान, वो तो आंदोलन से शामिल ही रहा। मुस्लिम वर्ग की भागीदारी या जमींदार की जो भागीदारी है, वो भी भागीदारी नहीं रही, क्योंकि मुस्लिम वर्ग जो था वो तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इस आंदोलन का विरोध कर रहा था। तो ये है, कुछ वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए, कुछ संगठनात्मक कमियां थी, कांग्रेस की साइड से कुछ अपनी कमी थी, भारत एक औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। तो इसके कारण ये आंदोलन अपने तात्कालिक उद्देश्य को तो प्राप्त नहीं कर सका, परंतु आने वाले जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसके लिए प्रेरणा का इसने बहुत काम किया। प्रेरणा का यही काम किया कि ये देख रहे हैं कि अगर आंदोलन को चलाना है तो संस्थागत चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, समितियां बनानी पड़ेगी अलग अलग। तो गांधी जी आगे जाके इसमें सुधार करते हैं। कांग्रेस का एक जो नागपुर अधिवेशन होता है, उसमें कांग्रेस की पूरी संगठनात्मक संरचना को एक तरह से परिवर्तन कर दिया जाता है। तो आगे के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इसने एक जागरूकता, प्रेरणा के रूप में काम किया है इस आंदोलन। जी। सर, जैसा कि अभी आपने भी बताया, तो मेरा अगला सवाल आपसे वही है कि स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को किस तरह से प्रभावित किया? जी मैम, जैसे कि अगर बात करें कि भारतीय जो, देखिए पहले अभी मैं थोड़ी देर पहले भी ये बताया कि ये आंदोलन भारत का प्रथम एक तरह से जन आंदोलन है और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। तो आने वाले आंदोलन को इसको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है और एक राजनीतिक जागरूकता का ये आंदोलन काम कर रहा है। तो बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध कर्जन ने तो ये बोला था कि बंगाल का विभाजन कर रहे हैं प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था को देख के, परंतु भारतीय लोग जो हैं उसके वास्तविक कारण को पहचान गए और उन लोगों ने एकजुटता प्रदर्शित करी। तो ये जो एकजुटता थी, ये या जो एकता थी भारतीय लोगों में, ये आने वाले हर आंदोलन में काम आई। स्वदेशी मूवमेंट जब शुरू हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में, तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ये बात करी गई कि हमें स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना है, बहिष्कार करना है विदेशी वस्तुओं को। तो ये जो बहिष्कार वाली बात है, आगे जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं, तो गांधी जी भी सेम बात करते हैं कि हमें जो ब्रिटिश की वस्तुएं हैं, ब्रिटिश की जो उपाधियां हैं, ब्रिटिश ने जो भी भारत में संस्थान खड़े करे, सबका बहिष्कार करना है। तो एक बहिष्कार वाली धारा आगे तक चली। स्वदेशी को बढ़ावा देने की जो बात हो रही थी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, आगे के वाले आंदोलनों में भी हर बार ये बोला गया कि हमें स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना है। ठीक है, अब ये हो रहा है कि ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन है भारत का, तो जन जागरूकता आ रही है।
जन जागरूकता आ रही है, तो धीरे 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 करके ये जन जागरूकता जो है वो बढ़ती गई, और आने वाले आंदोलनों में भी जो नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए जो भी आंदोलन थे उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ती गई। इस आंदोलन में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि महिलाओं की एक अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई थी। तो महिलाओं की भागीदारी जो इस आंदोलन में देखी गई, वो धीरे 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 करके आगे के और आंदोलन में बढ़ी। यानी कि जो जो भी वर्ग, छात्र हो गए, महिलाएं हो गई, जो भी चीज़ें इस आंदोलन के दौरान हो रही है वो आगे के नेशनल मूवमेंट में बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए योगदान कर रही है। अगला अगर हम लोग इसमें बात करें, तो कर्जन ने कारण दिया था कि हम सांप्रदायिक, कारण नहीं दिया था, उसका सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया था। तो कहीं न कहीं भारतीयों को ये समझ में आया कि सांप्रदायिक आधार पर ब्रिटिश तो हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें एकजुट होकर रहना होगा आने वाले भविष्य में। और साथ-साथ में इसमें जो बात करी गई थी कि जो भी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जो भी चेतना आ रही है लोगों में, तो आगे के आंदोलनों में भी ये सब चीज़ें देखी जाती। मतलब बात इतना सा कहना मैं आपको चाह रहा हूँ, जैसे आंदोलन था, इसमें जिस भी तरीकों का उपयोग किया गया, जो भी वर्गों की भागीदारी करे, जो वर्ग भागीदार कर रहा है उसमें चेतना आ रही है, और यही चेतना भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन भी तरीकों का उपयोग किया जा रहा है, आइदर वो बहिष्कार हो गया, पत्र पत्रिकाओं की बात हो गई, स्वदेशियों की हो गई, लोगों को लामबंद करने की बात हो गई, हर चीज़ का आगे उपयोग किया जा रहा है। इसमें हड़ताल का उपयोग किया जा रहा है, निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करी जा रही है, जेल भरों की भी बात करते हैं जो उग्रवादी जो नेता है। तो कहीं न कहीं जो आने वाले टाइम पे जो गांधीवादी रणनीतियाँ शुरू होने वाली है, उसका एक पूरा अभ्यास भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस आंदोलन का तात्कालिक रूप से भी प्रभाव पड़ा, और तात्कालिक रूप से प्रभाव की अगर हम लोग बात करें, तो 1911 में ना बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था, 1911 में। आगे जाके देखिए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर, मेरा अब आपसे अंतिम सवाल ये है कि अगर आज के नज़रिए से देखें तो बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हमें क्या सीख देता है? क्या इसमें कोई ऐसी भी बातें हैं जो हमारे लिए आज भी इम्पोर्टेंट हैं? जी, जी। तो सबसे पहले तो वही बात करते हैं कि जो बंगाल विभाजन के पीछे जो उद्देश्य था, वो था कि सांप्रदायिक आधार पर लोगों के बीच में तनाव फैलाना है। तो वर्तमान में भी हम ऐसी बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिलती है कि सांप्रदायिक आधार पर तनाव फैलाने का प्रयास किया जाता है। परंतु उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, उस सांप्रदायिक तनाव का सामना किया, लोग एकजुट रहे। तो वर्तमान में भी हम सीख यही सकते हैं कि जो हमारे सामने जो भी सांप्रदायिक तनाव की बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, कोई भी भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो उन सब से विचलित ना होते हुए हम एकजुट रहें, भारत के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग एकजुट रहें। अब एक बात जो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान करी जा रही है कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। तो वर्तमान में भी हम काफ़ी सारी चीज़ों को उसी से प्रेरणा लेके बात कर रहे हैं। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया 2020 के आसपास। बोला गया कि जो लोकल वस्तुएं उनके लिए हमें वोकल होना पड़ेगा। तो ये कहीं न कहीं भारत की जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दिया। ये वहीं से हम सीख देख सकते हैं कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या जो इंडिजीनियस चीज़ें हम उसको बढ़ावा दें। एक्सपोर्ट भी करें, साथ-साथ में भारतीय लोग भी उनको खरीदें। एक जो इसमें बात की गई वो ये थी कि इस आंदोलन के दौरान जन भागीदारी देखी गई, और जन भागीदारी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाया गया। तो और 1911 में बंगाल विभाजन धीरे-धीरे रद्द भी हुआ। तो वर्तमान में भी जैसे हमें कोई भी सामाजिक सुधार करना है, राजनीतिक सुधार करना है, उसमें अगर जनता की ज़्यादा अधिक से अधिक भागीदारी रहेगी, तो वो सुधार ज़्यादा अच्छे तरह से हो पाएगा, ज़्यादा जल्दी तरीके से हो पाएगा। तो एक जन भागीदारी वाला तरीका वहाँ से सीखा जा सकता है। एक जो बात है वो ये कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की देशी कलाओं को, देशी साहित्य को, है ना? या भारत की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। तो वर्तमान में भी हम हमारी जो देशी कला है, संस्कृति है, हमारा साहित्य है, या विभिन्न कलाकृतियाँ जो है, उनको बढ़ावा दे सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो देशी कलाओं को संरक्षण की ज़िम्मेदारी केवल सरकार की है। हम कहीं भी पर्यटन भी करने जा रहे हैं, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, कलाएँ हैं या फिर विभिन्न साहित्य है, उसका संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो-जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ विरोध करना है, या फिर जन भागीदारी की बात होगी, सांस्कृतिक स्तर पर बात हो गई, या फिर स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने की। वर्तमान में हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें वहाँ से सीखी जा सकती है, और ये सब चीज़ें सीखेंगे तो जो 2047 तक हमारा देश विकसित बनाने का संकल्प है, वो हो सकता है और भी जल्दी पूरा हो जाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से हमने ये सीखा कि ये घटनाएं सिर्फ किताबों में समेटने के लिए नहीं है। जब जनता एकजुट होती है तो बदलाव मुमकिन होते हैं। ऐसी और विषयों के लिए देखते रहिए विजन IAS।